नमस्कार। प्रवास अखिल न्यूज नेटवर्क के खास कार्यक्रम जन गण मन में आप सभी का स्वागत है। सर्वोच्च न्यायालय ने एक बार फिर समान नागरिक संहिता लागू करने के विचार का समर्थन करते हुए कहा है कि विवाह, तलाक और उत्तराधिकार जैसे मामलों में अलग अलग समुदायों के लिए लागू निजी कानूनों के कारण उत्पन्न जटिलताओं को दूर करने में एक समान नागरिक कानून सहायक हो सकता है। उच्चतम न्यायालय ने यह टिप्पणी मुस्लिम पर्सनल लॉ के कुछ प्रावधानों को चुनौती देने वाली याचिका की सुनवाई के दौरान की। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ, जिसमें न्यायमूर्ति जयमौल्या बागची और न्यायमूर्ति आर महादेवन भी शामिल थे, इस मामले की सुनवाई कर रही थी। याचिका में आरोप लगाया गया है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ के कुछ प्रावधान महिलाओं के साथ भेदभाव करते हैं। सुनवाई के दौरान पीठ ने संकेत दिया कि निजी कानूनों में व्यापक न्यायिक हस्तक्षेप कई बार अनपेक्षित परिणाम पैदा कर सकता है। ऐसे मामलों में संसद द्वारा कानून बनाना अधिक उपयुक्त रास्ता हो सकता है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने कहा कि इस तरह की समस्याओं का समाधान समान नागरिक संहिता हो सकता है, जिससे सभी नागरिकों के लिए नागरिक मामलों में एक समान कानूनी ढांचा तैयार किया जा सके। न्यायमूर्ति जयमौल्या बागची ने भी इस मुद्दे पर विस्तार से अपनी राय रखते हुए कहा कि न्यायपालिका ऐसे कानूनों को शून्य घोषित नहीं कर सकती जब तक कि उसकी जगह कोई व्यापक वैकल्पिक व्यवस्था मौजूद न हो। उन्होंने कहा कि यदि पर्सनल लॉ को अचानक निरस्त कर दिया जाए तो कानूनी शून्यता की स्थिति पैदा हो सकती है। इसलिए बेहतर होगा कि इस विषय को विधायिका की समझदारी पर छोड़ा जाए ताकि संसद समान नागरिक संहिता से जुड़ा व्यापक कानून बना सके। न्यायमूर्ति बागची ने यह भी कहा कि पर्सनल लॉ से जुड़ी कुछ प्रथाओं को न्यायालय द्वारा सीधे अमान्य घोषित करना व्यवहारिक रूप से कठिन हो सकता है। उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि मुस्लिम पुरुष एक तरफा तलाक दे सकता है और यह विभिन्न प्रक्रियाओं के माध्यम से हो सकता है। ऐसे में क्या पर्सनल लॉ पर आधारित सभी बहुविवाह संबंधों को अचानक अमान्य घोषित किया जा सकता है? उन्होंने कहा कि इस प्रकार के मूलभूत बदलाव लाने के लिए विधायी शक्ति का प्रयोग आवश्यक है। हम आपको बता दें कि यह टिप्पणी उस समय आई जब न्यायालय यह विचार कर रहा था कि मुस्लिम पर्सनल लॉ के कुछ पहलू महिलाओं के अधिकारों का उल्लंघन करते हैं या नहीं। न्यायालय के समक्ष दायर याचिका में मुस्लिम पर्सनल लॉ यानी शरीयत अनुप्रयोग अधिनियम 1937 के प्रावधानों को चुनौती दी गई है। याचिका में तर्क दिया गया है कि यह कानून उत्तराधिकार जैसे मामलों में मुस्लिम महिलाओं के साथ भेदभाव करता है। मुख्य न्यायाधीश ने सुनवाई के दौरान यह भी सवाल उठाया कि यदि 1937 के इस कानून को निरस्त कर दिया जाए तो उसकी जगह कौन सा कानून लागू होगा। उन्होंने कहा कि यदि इस अधिनियम को हटाया गया तो उत्पन्न होने वाले कानूनी शून्य की स्थिति का समाधान क्या होगा। याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने दलील दी कि शरिया आधारित उत्तराधिकार नियमों के तहत महिलाओं को पुरुषों की तुलना में केवल आधा हिस्सा मिलता है। उन्होंने सुझाव दिया कि यदि 1937 के अधिनियम को असंवैधानिक घोषित किया जाता है तो भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925 लागू किया जा सकता है, जिसमें पुरुष और महिला को समान अधिकार दिए गए हैं। प्रशांत भूषण ने यह भी तर्क दिया कि उत्तराधिकार से जुड़े अधिकार नागरिक अधिकार हैं और उन्हें संविधान के अनुच्छेद 25 के तहत संरक्षित धार्मिक प्रथा नहीं माना जा सकता। हालांकि न्यायमूर्ति बागची ने इस तर्क पर प्रश्न उठाते हुए कहा कि संविधान के अनुच्छेद 372 के तहत पहले से प्रचलित कानून तब तक लागू रह सकते हैं जब तक कि उन्हें विधायिका द्वारा बदला ना जाए। सुनवाई के दौरान पीठ ने यह भी चेतावनी दी कि सुधार की अत्यधिक उत्सुकता में कहीं ऐसा न हो कि मुस्लिम महिलाओं को पहले से उपलब्ध अधिकार भी कम हो जाएं। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि यदि 1937 का अधिनियम समाप्त हो जाता है तो उसके बाद की स्थिति को लेकर गंभीर प्रश्न खड़े होंगे। पीठ ने याचिकाकर्ताओं को अपनी याचिका में संशोधन करने पर विचार करने का संकेत भी दिया, जिससे स्पष्ट हुआ कि इस जटिल मुद्दे का समाधान व्यापक विधायी पहल से ही संभव हो सकता है। हम आपको बता दें कि समान नागरिक संहिता का विचार संविधान के अनुच्छेद 44 में उल्लिखित है, जिसमें राज्य को देश के सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक कानून सुनिश्चित करने का प्रयास करने का निर्देश दिया गया है। हालांकि यह राज्य नीति के निदेशक सिद्धांतों का हिस्सा है और इसे न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता। देखा जाए तो भारत में समान नागरिक संहिता को लेकर दशकों से बहस जारी है। समर्थकों का मानना है कि इससे लैंगिक न्याय और महिलाओं को समान अधिकार मिलेंगे, जबकि आलोचकों का कहना है कि यदि इसे सावधानी से लागू नहीं किया गया तो यह धार्मिक स्वतंत्रता और अल्पसंख्यक अधिकारों को प्रभावित कर सकता है। भारत में फिलहाल गोवा और उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू है। बहरहाल
आइए देखते हैं यूसीसी की आवश्यकता के मुद्दे पर अदालत से लेकर देश भर में लोगों को जागरूक कर रहे उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता और भारत के पीआईएल मैन के रूप में विख्यात श्री अश्विनी उपाध्याय क्या कह रहे हैं। आज यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही महत्वपूर्ण टिप्पणी किया है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अब समय आ चुका है कि देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो, क्योंकि जिस तरीके से भारत में भेदभाव चल रहा है और ख़ास तौर पे बहन बेटियों के अधिकारों में भेदभाव चल रहा है, वो भरपाई यूनिफॉर्म सिविल कोड से ही हो सकती है। आज की डेट में चूँकि क्रिश्चियन मैरिज एक्ट चल रहा है 1872 वाला, पारसी मैरिज एक्ट चल रहा है 1936 का, शरीयत एक्ट यानी जो मुस्लिम्स का पर्सनल लॉ है वो 1937 का चल रहा है। और ये तीन के तीनों कानून तब बने थे जब देश गुलाम था, जब भारत में संसद नहीं थी, भारत में सुप्रीम कोर्ट नहीं थी, भारत में संविधान नहीं था। तो ये तीन के तीनों को जो कानून है, जो तीनों पर्सनल लॉ हैं, क्रिश्चियन मैरिज एक्ट, पारसी मैरिज एक्ट और शरीयत एक्ट, ये तीनों ही मनमाने तरीके से बनाए गए हैं। इसमें माता पिता के अधिकारों में बहुत भेदभाव है, बेटे और बेटी के अधिकारों में बहुत भेदभाव है, पति और पत्नी के अधिकारों में भेदभाव है। और वो कानून चूंकि आज भी चल रहे हैं, तीन के तीनों जो पर्सनल लॉ है, इसलिए वो भेदभाव आज भी बना हुआ है। आज भी शादी विवाह की उम्र अलग अलग चल रही है। हिंदू और मुस्लिम में जो शादी की मिनिमम एज है वो अलग अलग है। हिंदुओं में लड़के की शादी की उम्र 21 साल और लड़कियों की जो है 18 साल है, लेकिन ये मुस्लिम पर्सनल लॉ पे लागू नहीं होता। वहाँ पे जो शरीयत एक्ट है उस पर लागू नहीं होता। वहाँ 9 साल में भी शादी कर सकते हैं, जैसे ही पीरियड शुरू हो जाए, जैसे ही प्यूबर्टी आ जाए, वैसे ही शादी की जा सकती है, निकाह किया जा सकता है। तो ये भेदभाव आज भी चल रहा है। इसी तरीके जो ग्राउंड्स ऑफ डिवोर्स है वो मुस्लिम्स का अलग है, पारसी का अलग है, क्रिश्चियंस का अलग है और हिंदू का अलग है। हिंदुओं में इसलिए सबको बराबर अधिकार मिला हुआ है क्योंकि हिंदू मैरिज एक्ट 1955 में बना, यानी देश के आज़ाद होने के बाद बना। हिंदू मैरिज एक्ट जब बना उस समय भारत में संसद भी थी, भारत में सुप्रीम कोर्ट भी थी, भारत में संविधान भी था और प्रॉपर लंबी चर्चा करने के बाद हिंदू मैरिज एक्ट बना। इसलिए हिंदू मैरिज एक्ट में कोई भेदभाव नहीं किया गया, महिला पुरुष के अधिकारों में कोई भेदभाव नहीं किया गया। लेकिन जो गुलामी के दौरान कानून बने, चाहे वो क्रिश्चियन मैरिज एक्ट, पारसी मैरिज एक्ट और शरीयत, उनमें भेदभाव वो बना हुआ है। वही आज माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये भेदभाव हटाने का एक ही तरीका है कि भारत में यूनिफॉर्म सिविल कोड हो। आज भी ग्राउंड्स ऑफ डिवोर्स हिंदू मुस्लिम पारसी ईसाई का अलग अलग, प्रोसीजर ऑफ डिवोर्स हिंदू मुस्लिम पारसी ईसाई का अलग अलग है। मेंटेनेंस का जो फार्मूला है, जो गुजारा भत्ता का फार्मूला है, वो हिंदू मुस्लिम पारसी ईसाई में अलग अलग चल रहा है। बच्चा जो गोद लेने का अधिकार है वो भी हिंदू मुस्लिम का अलग अलग चल रहा है। बच्चे के भरण पोषण का अधिकार वो भी हिंदू मुस्लिम पारसी ईसाई का अलग अलग चल रहा है। माता पिता की संपत्ति में जो अधिकार है वो भी बिल्कुल अलग अलग चल रहा है। तो सक्सेशन का राइट, इनहेरिटेंस का राइट, वसीयत का राइट, विरासत का राइट, ये जो है ये पूरी तरीके से अलग अलग चल रहे हैं। जबकि ये सिविल राइट है, ये कोई मजहबी मामला नहीं है, कोई रिलीजियस मामला नहीं है। ये संपत्ति का मामला है, प्रॉपर्टी का मामला है, गुजारा भत्ता का मामला है, देखभाल का मामला। ये सिविल राइट है, ये ह्यूमन राइट है। लेकिन चूँकि वो तीनों कानून जो अंग्रेज़ों के दौरान बने, अंग्रेज़ों के समय में बने थे, वो आज तक ख़त्म नहीं हुए, इसलिए वो भेदभाव चलता जा रहा है। इसलिए आज माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यूसीसी लागू करके ही इन सभी जो भेदभाव है इसको ख़त्म किया जा सकता है, क्योंकि एक एक करके सुप्रीम कोर्ट में जो फैसलों के ज़रिए इस यूसीसी की भरपाई नहीं हो सकती है। और इसके पहले माननीय सुप्रीम कोर्ट की कई अलग अलग बेंच भी इस बात को कह चुकी हैं। मतलब पिछले 75 साल में कम से कम 15 बार सुप्रीम कोर्ट के फैसलों में कहा गया है कि यूसीसी की आवश्यकता है। कम से कम 20 से 25 हाई कोर्ट ये कह चुकी हैं कि यूसीसी की आवश्यकता है। दुर्भाग्यवश आज तक यूसीसी का एक ड्राफ्ट नहीं बना है। चूँकि यूसीसी का ड्राफ्ट नहीं बना है तो मुल्ला मौलवी अलग तरीके से अपने लोगों को भड़का रहे, पादरी अपने अलग तरीके से लोगों को भड़का रहे हैं। जबकि सच्चाई है कि यूसीसी का जो सबसे ज़्यादा लाभ मिलेगा वो मुस्लिम बहन बेटियों को मिलेगा। यूसीसी का जो दूसरा लाभ मिलेगा वो पारसी बहन बेटियों को मिलेगा, फिर क्रिश्चियन बहन बेटियों को मिलेगा। यूसीसी का लाभ हिंदू बहन बेटियों को कुछ नहीं है। क्यों? क्योंकि जो हिंदू मैरिज एक्ट है वो अपने आप में सबको बराबर मानता है। वो देश आज़ाद होने के बाद बना, संविधान लागू होने के बाद बना, तो वो भेदभाव नहीं करता महिला पुरुष में। और वैसे भी अब समय आ चुका है कि जो कानून बने हैं मज़हब के आधार पर उनको ख़त्म किया जाए और जेंडर न्यूट्रल, रिलीजन न्यूट्रल कानून बनाया जाए। अगर आप मज़हब के आधार पे कानून जारी रखेंगे तो मज़हब के आधार पे भेदभाव नहीं बंद होगा और मजहबी सोच नहीं बंद होगी। इसलिए यूनिफॉर्म सिविल कोड ज़रूरत है। मैं पिछले 10 वर्षों से यूसीसी के लिए लड़ रहा हूँ और आज जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, मुझे पूर्ण विश्वास है कि बहुत जल्दी सरकार यूसीसी का एक ड्राफ्ट बनाएगी, उसको पब्लिक डोमेन में डालेगी और चर्चा करने के बाद पार्लियामेंट में पेश किया जाएगा। गोवा में यूसीसी है, बहुत अच्छी तरीके से सब लोग उसको मानते हैं, किसी कोई दिक्कत नहीं है।
उत्तराखंड में भी यूसीसी आ गया है, सब लोग इफेक्टिवली इसको फॉलो कर रहे हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो पूरे देश में अगर एक यूसीसी आएगी, सब लोग इसको फॉलो करेंगे, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। दुनिया के कई देशों में यूनिफॉर्म सिविल कोड है, चीन में यूनिफॉर्म सिविल कोड है, फ्रांस में यूनिफॉर्म सिविल कोड है, अमेरिका में यूनिफॉर्म सिविल कोड है, कनाडा में यूनिफॉर्म सिविल कोड है, ऑस्ट्रेलिया में यूनिफॉर्म सिविल कोड है, ज़्यादातर जो डेवलप्ड कंट्री हर जगह यूनिफॉर्म सिविल कोड है। और भारत, जिसको हम कहते हैं सेकुलर देश है, जहाँ 1976 में बाकायदा सेकुलर शब्द जोड़ भी दिया गया है, वहाँ आज भी मज़हब के आधार पर नियम कानून चल रहा है, मज़हब के आधार पर आयोग मंत्रालय चल रहा है, मज़हब के आधार पर बोर्ड ट्रिब्यूनल चल रहा है। इसलिए अब समय आ चुका है कि देश में जो भी कानून जाति के आधार पर बने हैं, भाषा के आधार पर बने हैं, क्षेत्र के आधार पर बने हैं या मज़हब के आधार पर बने हैं, उन कानूनों को ख़त्म किया जाए और वन नेशन वन लॉ यानी एक देश एक विधान लागू किया जाए। एक भारत श्रेष्ठ भारत बनाने के लिए आवश्यक है कि एक देश एक विधान हो, एक देश एक कानून हो। मज़हब के आधार पर अलग अलग कानून बना के एक भारत श्रेष्ठ भारत नहीं बन सकता। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।